जो इतिहास विषय है उसका पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है फ्रेडरिक सारियू। यह एक फ्रांसीसी कलाकार या चित्रकार था और इसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में, उसके यानी फ्रेडरिक के, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। एक ऐसा संसार जो जनतांत्रिक और गणतंत्र इन दोनों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला का जो पहला चित्र है इसमें एक महिला की को प्रतिमा के सामने, एक महिला है और उसकी प्रतिमा है और उस प्रतिमा के सामने यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। किसके सामने? महिला की प्रतिमा के सामने। किसको दिखाया? यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया, जो सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में यानी लाइन में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया है। ये वंदना किसके लिए? उनके अधिकारों के लिए, कि हमें अधिकार नहीं मिले हुए हैं इसलिए हमें कुछ ऐसे अधिकार प्रदान कीजिए। तो वंदना करते हुए दिखाए गए थे। और आपको याद होगा कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और उस क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया था। कब? जब 1779 में जो ये फ्रांसीसी क्रांति उस समय थे। फिर आता है स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है जो महिला को दिखाया गया है, इसके हाथ में एक ज्ञानोदय की मशाल है। क्या है? हाथ में एक ज्ञानोदय की मशाल है जो उन्हें अंधकार और अंधविश्वास की काली घटा में डूबे जो लोग हैं उनको उजाले में या खुले प्रकाश में लाने का एक प्रयास है, और जिससे लोग अच्छे और बुरे में भेद कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके और अपने कर्तव्यों का या अपने जो मूल ज्ञान है उस ज्ञान में वो वृद्धि कर सके। फिर अगला आता है स्वतंत्रता की प्रतीक महिला के दूसरे हाथ में अधिकारों का एक घोषणा पत्र लिए हुए हैं, और इस घोषणा पत्र का आशय है कि वर्षों से जो अधिकार विहीन रहे लोग हैं, जो पिछड़े रहे लोग हैं, और उन लोगों का हक उन्हें प्रदान करना है और समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ना है, सबको समानता प्रदान करना है। और प्रतिमा का तीसरा और उसके सामने जो जमीन पर निरंकुश संस्थान कान, जहां राजाओं के अच्छे आलीशान भवन होते थे और जहां से राजा उन लोगों के ऊपर निरंकुश शासन चलाते थे, इससे जनता दुखी हो जाती थी। तो उन संस्थानों के जो ध्वस्त अवशेष हैं वो बिखरे पड़े हैं। और वो क्यों बिखरे पड़े हैं? क्योंकि राजाओं ने अनेक प्रकार की जनता के ऊपर कष्ट दाए, तो जनता ने मजबूरन उनके खिलाफ ऐसा कार्य किया और जो अपने कष्ट के प्रतीक जो महल थे उन महलों को ढहा दिया था। यानी जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई, और ये अवशेष इस बात के प्रतीक थे जो जनता ने तोड़े हैं कि निरंकुश राजाओं ने जनता पर अनेक कष्ट ढाए थे और उनको अनेक यातनाएं उन्होंने दी थी, और जिससे जनता ने परेशान होकर इन संस्थानों को गिराकर उन्हें खंडरों में बदल दिया था। अब आता है निरंकुश। निरंकुश से तात्पर्य होता है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, वो होता है निरंकुश। अगला आता है निरंकुशवाद। कौन सा शब्द है? निरंकुशवाद। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार के नाम से पुकारा जाता है। ये अत्यंत ही केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। कौन सी? जो निरंकुशवाद के बल पर सरकार स्थापित होती है। अगला आता है सारियू का कल्पनादर्श या यूटोपिया। अब देखिए यहाँ कल्पनादर्श आया है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसको यूटोपिया या कल्पनादर्श के नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें देखिए सारियू का जो कल्पनादर्श है, सारियू ने
कल्पनादर्श में देखा कि दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों में या समूह में बटे हुए हैं और जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। किनकी? जो लोग अलग अलग बटे हुए हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। जो चित्रों में दिखाई गई स्वतंत्रता की मूर्ति, उन मूर्ति के आगे, ठीक है ना, जुलूस में नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जाता था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति है सबसे खतरनाक क्रांतियों में से एक थी, और प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है कौन? फ्रांस उस प्रतिमा के पास में अभी अभी पहुंचा है। और उनके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा हाथ में थामे हुए हैं। यह दिलचस्प बात है कि जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त झंडा, ठीक है ना, लेकर संयुक्त जो राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वो 1948 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, और जिसमें अनेक जर्मनवासी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलिया की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग हैं जो ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्तों से इस दृश्य पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। किन दृश्यों पर? जो सारियू ने 4 चित्र, ठीक है ना, जो कि एक श्रृंखला बनाई थी, उसके ऊपर फरिश्ते हैं वो अपनी नजर गड़ाए, ठीक है ना, खड़े हैं। कौन? फरिश्ते। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। किसने? सारियू ने, जो 4 चित्र बनाए हैं। इनका जो चित्रकार इस्तेमाल है, जो दुनिया में जो राष्ट्र है उनके बीच परस्पर स्नेह, प्रेम, भाईचारे की भावना के लिए इसको इन्होंने लिया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र 1 में की थी, और 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाकर खड़ा किया था। और इस जगत में भारी परिवर्तनों के कारण ही एक यूरोप की बहु जो राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। अब आता है राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? किसके बारे में? राष्ट्र के। फ्रांसीसी जो दार्शनिक है अर्नेस्ट रेनन, कौन? अर्नेस्ट रेनन, ये फ्रांस का दार्शनिक है, और इसने सन 1882 में, कब? 1882 में, ये जो सोर्बोन विश्वविद्यालय है, कौन सा? सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया था। राष्ट्र क्या है इसको प्रस्तुत किया था, और बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। क्या था? राष्ट्र क्या है। और इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र सम्मान, भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है। इसकी बिल्कुल उसने आलोचना की है कि राष्ट्र धर्म, भाषा, नस्ल और क्षेत्र से नहीं बनता है। राष्ट्र एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, वीरता, निष्ठा का चरम बिंदु होता है, और शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है, कौन? राष्ट्र, जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जा सकता है। अतीत में सम्मान, गौरव का होना और वर्तमान में एक सम्मान, इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान कार्य करना और आगे ऐसे कार्य और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी बातें होती है। अतः राष्ट्र एक लंबी या बड़ी और व्यापक परिभाषा है, क्षेत्र है, और उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह होता है।
दिल्ली जो जनमत संग्रह किया जाता है वो होता है, और प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी को अधिकार है तो वह है निवासी। किसी देश का विलय या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, क्योंकि बिना राष्ट्र के आपका देश हो नहीं सकता है, तो अच्छी बात है, पर उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र के अधीन रहने वाली जनता और जनता के जो शासक हैं, उन शासकों का चयन जनता के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि वे जनता के शासन को सुचारू रूप से चला सके और जनता के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट न ढाया जाए और जनता है अपने अधिकारों को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सके। अगला आता है जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी, यानी एक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग, ठीक है ना, से एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसको जनमत संग्रह के नाम से पुकारते हैं। चैप्टर आज का पूरा हुआ। बाकी जो होमवर्क आपके PDF में आएगा वो आपको करना है। धन्यवाद।